हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को साझा करूँगी। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा वर्तमान समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सब में हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ ना कुछ नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊंगी। वैसे तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की शुरुआत जिस अध्याय से होती है उसका नाम भाषा और व्याकरण है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, बोली क्या है, लिपि क्या है और राजभाषा, मातृभाषा इत्यादि के बारे में मैं विस्तार से आप सभी लोगों को जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा की सहारा लेते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवहार को संपन्न करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। अब हम जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, भाषा मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहली भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा, दूसरी भाषा का नाम है मौखिक भाषा और तीसरी भाषा का नाम है लिखित भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या है या सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम संकेतों और इशारों तथा चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा जो है ये भाषा की सबसे प्राचीन रूप है। ठीक है, जब मनुष्य बोलना नहीं जानता था तो वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करता था और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता था। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत संकेत, अगर मैं बताऊं संकेत क्या है, तो संकेत के अंतर्गत एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स संकेत के माध्यम से ही हमें यह बताती है कि कब हमें चलना है, कब हमें रुकना है और कब हमें चलने के लिए तैयार होना है। अलग अलग रंगों के माध्यम से ट्रैफिक लाइट्स हमें संकेत देती है। इशारों के अंतर्गत बहुत सारे इशारे सम्मिलित हैं जो एक भाषा का कार्य करता है, जैसे कि भौवे चढ़ाना, ठीक है, मुंह पिचकाना। ठीक, ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। हाथ मिलाना, हाथ मिला के किसी का स्वागत करना, ताली बजा के किसी का प्रोत्साहन करना या अभिनंदन करना, ये सभी क्या है? इशारों के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत चिन्ह के माध्यम से भी हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चिन्ह के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे चिन्ह एरो टाइप के बने होते हैं, जैसे जो हमें बताती है कि हमें बाईं की ओर मुड़ना है या दाईं ओर मुड़ना है, ये सीधे चलना है। ठीक है, तो संकेत, इशारों और चिन्हों के द्वारा ही सांकेतिक भाषा जो है संपन्न होती है। ठीक, दूसरे नंबर की भाषा है जिसका नाम है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम वाणी का प्रयोग करते हैं। मौखिक अर्थात मुख के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत ही हम भाषण, वार्तालाप, संवाद, वाद विवाद, तर्क वितर्क इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। सांकेतिक भाषा के बाद ही मौखिक भाषा जो है अस्तित्व में आई है। ठीक, तीसरे नंबर की जो भाषा है उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहा, लिखित भाषा जो है ये भाषा का सबसे स्थायी रूप है। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं? लिख के हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है, ये भाषा का सबसे स्थायी रूप है। इसमें किसी भी चीज को लिखकर बहुत दिनों तक सजोकर रखा जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक, अगली चीज हम जानते हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता
होती है। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन वर्णों या चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात वर्णों और चिन्हों के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को लिख पाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है, ठीक। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारतीय संविधान में जो है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार की लिपि होती है। लिपि के माध्यम से ही हम जो है किसी भी भाषा को लिख पाते हैं, ठीक। अब भाषा, लिपि और अगली जो चीज है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। बोली क्या है, ठीक है जी। बोली का जो क्षेत्र होता है या जो दायरा होता है वो काफी सीमित होता है, या यूं कहे तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक बोली दूसरे बोली से थोड़े बहुत रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो बोली क्या है, बोली एक सीमित क्षेत्र की, एक स्थानीय क्षेत्र की बोली, ठीक है। बोली के अंतर्गत उप बोलियां भी आती है, जैसे भोजपुरी क्या है, एक बोली है। गुजराती, मारवाड़ी ये क्या है, एक प्रकार की बोली है, ठीक है। बोली के अंतर्गत ही लोक साहित्य की रचना होती है। लोक साहित्य मतलब लोगों, आम लोगों के साहित्य को लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य 5 प्रकार का होता है। इसमें पहले जो होते हैं लोकगीत, फिर लोक गाथा, फिर लोक कथा, फिर लोक नाट्य, फिर लोक स्फुट रचनाएं। लोक साहित्य को भी 5 भागों में बांटा गया है। वैसे तो जो हमारा साहित्य होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लोक साहित्य, दूसरा शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य के रचनाकार के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है कि इसकी रचना किसने की है, लेकिन शिष्ट साहित्य की रचनाकार के बारे में हमें ज्ञात होता है कि अमुक रचना अमुक लेखक या कवि ने की है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बोली के बारे में भी बता दिया और लोक साहित्य का भी विवरण दे दिया। अगली जो चीज है बोली के बाद जो आता है वो है उपभाषा, ठीक है। उपभाषा के अंतर्गत जो होता है बोली, जो कोई भी बोली होती है उसकी क्षेत्र या दायरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, ठीक है। बोली के अंतर्गत थोड़ी सीमित होती है, उपभाषा के अंतर्गत वही बोली का जो क्षेत्र है या एरिया है वो थोड़ी विस्तारित हो जाती है, और उपभाषा के अंतर्गत भी लोक साहित्य की रचना होती है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि सबसे ऊंची सीढ़ी जो है भाषा है, उसके बाद जो है उपभाषा, फिर सबसे निचली सीढ़ी जो है बोली, अर्थात वो भाषा तक पहुंचने के लिए हमें पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा आती है, ठीक है। तो उपभाषा हो गया। अब जानेंगे राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 ये कहता है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। तो राजभाषा मतलब कि किसी भी राज्य की भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा हो गई, ठीक। अब हम जानेंगे मातृभाषा। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, अर्थात जिस भाषा को सबसे पहले सुनता है और बोलना सीखता है, उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना राजभाषा, मातृभाषा, ठीक है, बोली, उपभाषा। वैसे तो भाषा थोड़े और प्रकार की होती है, जैसे कि राजभाषा, संपर्क भाषा। कहीं कहीं पर हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। वहाँ की मातृभाषा कुछ अलग है, राजभाषा अलग है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट भाषा भी होती है, जैसे कि जर्नलिज्म जो है या जर्नलिस्ट जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे एक प्रकार की विशिष्ट भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा
गया है। तो हिंदी भाषा परिवार को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले नंबर की जो भाषा है वो हिंदी आर्य भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत हिंदी की 2/3 भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे नंबर की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार कहते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में प्रयोग की जाती है। तीसरे नंबर पे जो भाषा आती है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं सम्मिलित होती है। चौथे नंबर की जो भाषा है उसका नाम है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर या 7 बहनें कहते हैं। उनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। 7 राज्यों में जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा प्रयोग की जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, और राजभाषा, मातृभाषा और हिंदी के कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग हैं, और व्याकरण के 4 अंगों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को जानकारी प्रदान करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।